हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और दो लेक्चर्स में हमने ठीक ठाक इन्फ्लेशन को समझा और मनी सप्लाई हम डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा पिछले लेक्चर में जब हम जो डिस्कस कर रहे थे उसका मैं एक ओवरव्यू आपको देता चलूँ, फिर हम आज बाकी के मॉनेटरी एग्रीगेट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे थे कि मनी सप्लाई क्या है, और हमने देखा मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अंडर वेरियस फॉर्म्स हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, और फिर मैंने आपको यहीं पे लिक्विडेशन का कंसेप्ट समझाया। लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि कोई एसेट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, उस चीज़ को लिक्विडिटी कहते हैं। और इस चीज़ मनी सप्लाई को कौन मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट जो आता है आरबीआई के अंडर। ठीक है, ये क्या करता है? यूज़ ऑफ मॉनेटरी टूल्स टू रेगुलेट मनी सप्लाई फॉर ब्रैकेटिंग द इन्फ्लेशन। ब्रैकेट किस में करते हैं हम? 4 ± 2% के बीच में हम इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। M0 से M4 की तरफ लिक्विडिटी कम होती रहती है। M0 बेस मनी या हाई पावर्ड मनी, इसकी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है क्योंकि ये सारे एसेट्स चाहते हैं कि हम M0 में कन्वर्ट हो जाए, उसी चीज़ को लिक्विडिटी कहते हैं। तो इसकी खुद की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद M1, M2, M3, M4 और M4 की लिक्विडिटी सबसे कम है। ये क्यों है? जब हम M4 को समझेंगे तब हम देखेंगे। हमने M0 को डिस्कस किया, ये हाई पावर्ड मनी है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है और ये बेस मनी होता है। बेस मॉनेटरी बेस या मनी बेस क्यों? क्योंकि इट कंप्राइजेज ऑफ करेंसी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड RBI can directly impact the policy by regulating M0. ओके, इसके बाद हमने देखा M0 क्या क्या होता है। ये होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट्स विद RBI एंड अदर डिपॉजिट्स। इसमें क्या क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, CRR जो हम देखेंगे आगे, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है जैसे बिल, बॉन्ड और डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन बैंक्स। ठीक है, M0 हमने कर लिया। ठीक है, सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फ्रॉम नैरो मनी। नैरो मनी क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट्स द पोर्शन ऑफ मनी सप्लाई विच इज़ अवेलेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नैरो मनी का मतलब क्या है? नैरो मनी वो मनी होता है पूरी, अगर ये सारी मनी सप्लाई है तो नैरो मनी वो हिस्सा है इसका जो हम यूज़ करते हैं फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए उसी चीज़ को नैरो मनी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिकली इसमें दो चीज़ें आते हैं, M1 एंड M2, दो मॉनेटरी एग्रीगेट्स आते हैं। ठीक है, और इन दोनों में से भी अगर हम देखें कि कौन नैरो मनी है तो नैरो मनी M1 को कहते हैं। अगर ऑप्शन आपके पास हो कि M1 या M2 नैरो मनी कौन सा है, so it will be always M1. Okay, but if the option is like M1 and M2 and M3 and M4, तो narrow money कौन सा है? then it will be this option. And if option is between M1 and M2 then it will be M1. Okay, so ये क्या है? narrow money कहते हैं। ये जैसे हमने देखा यहाँ पे M0 क्या क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स। M1 होता है कैश, हाई पावर्ड मनी, डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। ठीक है, अगर हम M1 को डिस्कस करें तो M1 किस किस चीज़ का बना होता है? एक तो होता है कैश का, ठीक है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एंड प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स, ये जो आप डिपॉजिट्स रखते हैं बैंक के पास, ठीक है, आपके अकाउंट बैलेंस में इस वक्त दिखा रहा है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, तो ये 1000 रुपीज़ क्या है? डिमांड डिपॉजिट है।
कमर्शियल बैंक का मतलब आपके पास J&K बैंक में अकाउंट है, SBI में अकाउंट है, ठीक है। और अदर डिपॉजिट विद RBI क्या होता है, जैसे कमर्शियल बैंक CRR रखता है, ठीक है, या कुछ रेट्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये अदर डिपॉजिट्स क्या है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। M2 में क्या हम देखते हैं, M2 में एक तो M1 सारा आता है, दैट इज़ कैश, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स, एंड डिमांड डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिसेस, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स एंड डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। सो फ़र्क क्या है यहाँ पे कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस में, ये जो डिमांड डिपॉजिट्स अलग अलग है, ये क्या है। डिमांड डिपॉजिट्स एक कमर्शियल बैंक के पास होते हैं और पोस्ट ऑफिस के पास होते हैं। सो कमर्शियल बैंक जो डिमांड डिपॉजिट्स रखता है, इनकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है। मतलब आप इस कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, आप गए और निकाल लिया, रेडीली कैश अवेलेबल है, आप ATM पे गए, आपने चेक का यूज़ किया, आपने डिमांड किया और पैसा आ गया। लेकिन पोस्ट ऑफिस में इतनी जल्दी नहीं मिलता है, पोस्ट ऑफिस में आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मामला है, इसीलिए बस M2 में इसको रखा गया है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस M1 प्लस, सो M2 इज M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, ओके, इस तरीके से। सो M1 एंड M2 आर नैरो मनी, ठीक है, और ये इस तरीके से हम देखते हैं। कैश में क्या क्या आता है, इसमें हार्ड कैश आता है जो आपके पास है, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक यानी जो आपके डिपॉजिट्स है बैंक्स में, और अदर डिपॉजिट्स विथ RBI जो कमर्शियल बैंक्स जनरली रखते हैं। M2 में ये सारे आते हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिसेस भी आ जाता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस और कमर्शियल बैंक में यही है कि कमर्शियल बैंक आपको रेडीली अवेलेबल कैश देता है, आइए कभी भी ATM पे आप दिन रात 24 घंटे कभी भी जाइए, आपको ATM पे कैश मिल जाएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस का एक फ़िक्स्ड वर्किंग टाइम होता है और फिक्स्ड वो दिन में ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसकी वजह से इसको M2 में रखा गया है विथ डिफरेंट। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो लिक्विडिटी ज़्यादा किसकी है, M1 की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस का फैक्टर आया M2 में, इसकी वजह से एज़ कम्पेयर टू M1 इसकी लिक्विडिटी कम हो गई। और इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे आता है, M2 के बाद आता है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी कम है। और इसकी लिक्विडिटी कम क्यों है, क्योंकि इसमें फैक्टर आता है डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। अदरवाइज M1 एंड M2 सेम है अगर हम पोस्ट ऑफिस को ना लें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज ब्रॉड मनी, ओके। सो ब्रॉड मनी जब हम डिस्कस करते हैं, ब्रॉड मनी का मतलब एक वाइडर व्यू, नैरो मनी से एक सर्कल बड़ा बन गया, आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। इसमें क्या क्या होता है, एक तो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं और स्टोर ऑफ वैल्यू, ओके। सो ओवरव्यू ऑफ एन मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, इट इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट्स, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, दोनों को करता है। और अगर फिर से वही से अगर हम देखें ब्रॉड मनी क्या है, अगर M3 और M4 में आपको चुनना हो ब्रॉड मनी, देन इट इज़ M3। एंड अगर ऐसे हो M3 एंड M4, M1 एंड M2 विच इज़ ब्रॉड मनी, देन दिस ऑप्शन। और अगर इसी में देखना हो M3 और M4 में कौन सा है, तो इट विल बी M3, ठीक है। M3 में क्या क्या आता है, फर्स्ट सारा M1 आता है, दैट इज़ कैश, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। लेकिन M3 में एक तो देखिए M1 सारा आता है, अदर डिपॉजिट्स यहाँ पे, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट, एंड देन यहाँ पे आता है टाइम डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब यहाँ पे
फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का मतलब जो आप एक टाइम के बाद अवेल कर सकते हैं। आपने एफडी कराई फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपीज़ की फॉर 5 ईयर्स, तो आप 5 साल से पहले इसको नहीं ले जा सकते इन 50,000 रुपीज़ को, और अगर आप लेते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा फिर आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब इनको अवेल करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू जो डिमांड डिपॉजिट्स है। ओके, सो डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। सो अगर हम देखिए M3 में क्या क्या इंक्लूड होता है। M3 में एक तो M1 पूरा होता है प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स। M1 में क्या क्या आता है? M1 में आता है कैश, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विथ RBI एंड प्लस। और अब जब टाइम डिपॉजिट्स आ गए, इसका मतलब आप किसी टाइम तक उस कैश को अवेल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसकी लिक्विडिटी फिर से कम होगी M2 से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को आप फिक्स्ड डे में दिन में कभी भी जा सकते हैं, तो लिक्विडिटी M3 से ज़्यादा है। लेकिन टाइम डिपॉजिट्स की वजह से आप इसको अवेल नहीं कर सकते उस टाइम पीरियड से पहले। ओके, सो इसकी लिक्विडिटी फिर से कम होगी। फिर M4 में क्या क्या आता है? M4 में सारा का सारा M3 आता है। जो इस M3 में क्या क्या आता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? M3 सारा आता है प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इसका मतलब M4 जो है इसमें क्या क्या आता है, यहाँ पे देखिए, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस भी टाइम डिपॉजिट्स रखता है, तो उसकी लिक्विडिटी फिर से कम हो जाती है। और M3 में क्या क्या आता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स। M1 में क्या क्या आता है? कैश, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। ओके, सो यहाँ पे ये है। अब इसमें जो टाइम डिपॉजिट्स है उसमें एक्सेप्शन है, वो क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बगैर टाइम डिपॉजिट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सो M4 डिस्कस कर लिया, M3, M2, और अब जो कमर्शियल, ये जो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट है उसको ज़रा हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक बैंक जो होता है वो क्या करता है? वो करता है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ठीक है। आप डिपॉजिट लेके गए तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक डिपॉजिट्स है तो बैंक आपकी जो डिपॉजिट जो आपने उनके पास कैश दिया, या तो उसमें वो करंट अकाउंट में रख सकता है या तो सेविंग्स में, ठीक है। जनरली हमारा सेविंग्स अकाउंट ही होता है, ठीक है। देन या तो वो आपको रिकरिंग अकाउंट में रख सकता है या तो वो आपको टाइम डिपॉजिट अकाउंट में रख सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये जो करंट और सेविंग्स है इसी को हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, इन्हीं को हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में जो कैश पड़ा है बैंक के पास उसको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, और जो रिकरिंग अकाउंट और टाइम डिपॉजिट्स में है उसको कहा जाता है टाइम डिपॉजिट्स। ओके, ये डिमांड डिपॉजिट्स आप कभी भी अवेल कर सकते हैं जब आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स आप कभी भी अवेल नहीं कर सकते। इनमें एक फ़िक्स्ड टाइम होता है जिसके बाद आप इनको अवेल कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स को
डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, इन दोनों को मिला के बनता है ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। ठीक है, बैंकिंग की भाषा में इसको कहते हैं GDTL। ओके, GDTL, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। ऐसे बैंक जो है वो फंक्शन करता है। अगर आप डिपॉजिट लेके जाएंगे, या तो करंट में होगा, आपका करंट अकाउंट बनाएंगे, या सेविंग्स अकाउंट, और अगर इन दोनों में से आपका कोई अकाउंट है तो उनको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। अगर रिकरिंग अकाउंट है या टाइम डिपॉजिट्स अकाउंट है तो उनको टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। और इन दोनों को मिला के ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ कहा जाता है GDTL बैंकिंग की भाषा में। ठीक है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा, यहाँ पे जो ये डिमांड डिपॉजिट्स है, यहाँ पे जो टाइम डिपॉजिट्स है, ये चीज़ें क्या है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पे अब जो करेंसी बनती है वो कैसे कैसे बनती, कहाँ कहाँ पे बनती है। ठीक है, अगर करेंसी हम देखें तो करेंसी या तो कॉइन्स हो सकती है जिनकी हम मिंटिंग करते हैं, और नोट्स हो सकते हैं जिनकी हम प्रिंटिंग करते हैं। और ऐसे ही मिंटिंग हाउस होते हैं, मिंट हाउसेस होते हैं गवर्नमेंट के पास, और ऐसे ही प्रिंटिंग प्रेस होते हैं जहाँ करेंसी प्रिंट होती है। सो इंडिया में अगर आपका ऐसे कॉइन है और वहाँ पे ऐसे निशान बना है, देन वो कॉइन मुंबई में बना है। अगर कॉइन ऐसे और वहाँ पे ऐसे है तो वो नोएडा में बना है। अगर स्टार है देन इट इज़ मिंटेड इन हैदराबाद हाउस, एंड अगर कुछ नहीं है देन इट इज़ मिंटेड इन कोलकाता। ओके, इसी तरह जो करेंसी प्रिंट होती है, दो जगह प्रिंट होती है, या तो RBI उसको प्रिंट करता है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रिंट करती है। RBI कहाँ प्रिंट करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके हाउसेस कहाँ कहाँ है? या तो मैसूर में, या तो कर्नाटका में, या तो वेस्ट बंगाल में, जो स्टेट्स है। और अगर गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है तो वो महाराष्ट्र में कर रही है या MP में कर रही है। ये 4 स्टेट्स में क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट और RBI के, जहाँ नोट प्रिंट होते हैं और इन जगहों पे कॉइन्स मिंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मनी मल्टीप्लायर को। ठीक है, अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर ये क्या दिखाता है, इंक्रीमेंट इन मनी सप्लाई एज ए रिजल्ट ऑफ यूनिट इंक्रीज इन बेस मनी। बेस मनी कौन सा है हमारा? M0। इसी को हम क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी। और जनरली अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो यही वो कैश है या यही करेंसी है। ठीक है, ये क्या कहता है कि कितनी इंक्रीमेंट हुई है मनी सप्लाई में, कितनी मनी सप्लाई बढ़ी है। ठीक है, किसकी वजह से? अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज करें बेस मनी। ठीक है, कितनी मनी सप्लाई बढ़ी है, किसकी वजह से? यूनिट इंक्रीज, दैट मीन्स 1 टाइम इंक्रीज इन बेस मनी। अगर हम बेस मनी को इंक्रीज करें तो उसकी वजह से मनी सप्लाई कितने टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, वो कैसे होता है? अगर आप मनी मल्टीप्लायर की फॉर्मूला देखिए, दैट इज M3 डिवाइडेड बाय M0। M0 इज बेस मनी एंड M3, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? M3 में इंक्लूड होता है कैश, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI, एंड टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। ओके, तो अब आप समझिए इस एग्जाम्पल से कि M3 5000 है और हमने 1000 और इंड्यूस कर दिया, बेस मनी में 1000 हमने करेंसी प्रिंट कर दी। सो मनी मल्टीप्लायर क्या आएगा? 5:1। अब इस 5:1 का मतलब क्या है वो हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं। RBI ने प्रिंट किया ₹1000। ठीक है, 1000 रुपया किसने प्रिंट किया? RBI ने प्रिंट किया, और वो 1000 रुपया M0 बन गया। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट की हुई करेंसी है।
हार्ड कैश है हमारे पास। तो ये 1000 रुपया इकॉनमी में चला गया और एक पर्सन के पास आया जिसका नाम है ए। अब वो पर्सन क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा और बैंक में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, तो एक पर्सन ए, उसके पास 1000 रुपीज़ है, उसने किसको दिया, बैंक को दिया। तो बैंक ने शीट में लिख दिया कि पर्सन ए का हमारे पास 1000 रुपीज़ है और उसमें से रिज़र्व रेशो रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% के हिसाब से 100 रुपया बनता है। ठीक है, रिज़र्व रेशो कि अगर एक तो इसमें से रिज़र्व रेशो आरबीआई के पास रहेगा और थोड़ा सा रहेगा कि अगर ये बंदा आया पैसे निकालने के लिए तो उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो। तो बाकी जो बचा 1000 - 100, जो 900 बचा, ये क्रेडिट मनी होता है जो कि बैंक लोन दे देता है। ठीक है, ये सीआरआर रिज़र्व रेशो क्या है ये भी हम मॉनेटरी पॉलिसी में समझेंगे। अब जिसने ये लोन लिया 900, वो तो जेब में रखेगा नहीं, वो भी किसके पास रखेगा, बैंक जब इसको लोन देगा तो इसका एक अकाउंट बनाएगी और उसके अकाउंट में 900 क्रेडिट करेगी। ठीक है, वो तो इसको कैश देंगे नहीं। अब इस बी का भी एक अकाउंट बन गया और वहाँ पे उसने 900 आ गए। तो इस 900 का फिर से बैंक क्या करेगी, एक डिपॉजिट बन गया, तो इसका भी रिज़र्व रेशो रहेगा 10%। क्या इसकी ज़रूरत के लिए हो सकता है, सो वो बनता है ₹90 और 900 - 90 बनता है 810। फिर से ये अवेलेबल है लोन के लिए। अब एक तीसरा बंदा आया पर्सन सी, उसको भी लोन चाहिए, तो ये 810 इस सी का अकाउंट बना के उसको दे दिया गया। तो एक नई एंट्री बन गई यहाँ पे फिर से, और इसका रिज़र्व रेशो लेके जो 10% के हिसाब से 81 बनता है। सो 810 - 81 बनता है 729। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक बैंक जो क्रेडिट मनी है या बैंक लोन है वो यहाँ पे ज़ीरो नहीं बन जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपने देखा कि M0 जो सिर्फ 1000 रुपया आरबीआई ने इकॉनमी में डाला था, उसका कितना अमाउंट बन गया। सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन में अगर आप देखें तो सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन में, पहला 1000, देन 900, देन 810। ठीक है, सो 2700 बन गया सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस में 1000 का बैंक्स ने बना दिया 2700। ठीक है, तो 2700। अब यही हमने देखा यहाँ पे डेफिनेशन में। आप फिर से डेफिनेशन को देखिए, मनी मल्टीप्लायर शोज द इंक्रीमेंट इन मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई में कितनी इंक्रीमेंट हुई, सिर्फ 3 बंदों की वजह से 2700 एज ए रिजल्ट ऑफ यूनिट इंक्रीज इन बेस मनी। बेस मनी हमने सिर्फ 1000 इकॉनमी में डाला था, लेकिन इस 1000 ने इफ़ेक्ट दिखाया 2700 का, सिर्फ इन 3 बंदों के लिए। जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो फिर से क्रेडिट क्रिएशन चलता रहेगा, क्रेडिट मनी बढ़ता रहेगा। और जो इकॉनमी में है, आरबीआई जो 1000 रुपया इसने इकॉनमी में डाला, सिर्फ 1000 का इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा, 1000 से कहीं ज़्यादा का इफ़ेक्ट ये दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा, यहाँ पे समझिए। अब मनी मल्टीप्लायर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय रिज़र्व रेशो, ये रिज़र्व रेशो। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय रिज़र्व रेशो। अब हमने कितना लिया, 10%। सो 10% के हिसाब से ये क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, सो 10 टाइम्स का इंक्रीज बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हमने समझा, मनी मल्टीप्लायर अगर आरबीआई ने M0, इसका मतलब 1000 रुपीज़ इकॉनमी में एज ए कैश डाला, तो उसका इफ़ेक्ट हमें 10 टाइम्स मिलेगा। इसका मतलब ये 1000 रुपया अगर तब रिज़र्व रेशो 10% है तो इसका इफ़ेक्ट 10,000 का होगा। ठीक है, ये होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर यही होता है, शोज द इंक्रीमेंट इन मनी सप्लाई एज ए रिजल्ट ऑफ बेस मनी। कितना इंक्रीमेंट हुआ, किसकी वजह से, इंक्रीज इन
बेस मनी करने की वजह से। आरबीआई ने सिर्फ 1000 रुपया डाला था इकॉनमी में, तो आरबीआई क्या चाहता है कि सिर्फ 1000 रुपये की डिमांड बने, लेकिन सिर्फ 1000 रुपये की डिमांड नहीं बनेगी। डिमांड बनेगी, अगर रिजर्व रेशो 10% है तो उस हिसाब से 10 टाइम्स का जो रिजल्ट इंक्रीमेंट मिलेगा हमें मनी सप्लाई में। इसका मतलब हमने इकॉनमी में सिर्फ 1000 रुपया कैश रखा, लेकिन डिमांड 10,000 की आ गई। ठीक है, ये होता है रिजर्व रेशो रखने का खेल। इसीलिए ये रिजर्व रेशो कौन डिटरमाइन करता है? आरबीआई डिटरमाइन करता है। ये रिजर्व रेशो बैंक्स खुद नहीं रखते, ये आरबीआई डिटरमाइन करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कि ये रिजर्व रेशो कितना रहेगा। जब हमें पता चलेगा कि रिजर्व रेशो हमने आरबीआई ने इस बार 10% रखा है, इसका मतलब अगर आरबीआई फिर 1000 रुपये इकॉनमी में डालता है तो आरबीआई को पता है रिजर्व रेशो 10% है इस वक्त, और हमने 1000 रुपया डाला, तो उसकी वजह से जो डिमांड बनेगी वो 1000 की नहीं 10,000 की बनेगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। आपने 1000 डाला, लेकिन वो मल्टीप्लाई होते होते 10,000 बन गया। ठीक है, नाम में ही इसकी मीनिंग छुपी है, मनी मल्टीप्लायर। मनी को मल्टीप्लाई करना। आपने 1000 रुपया डाला और मल्टीप्लाई होते होते वो 10,000 बन गया। ठीक है, आपने आरबीआई ने इंड्यूस किया 1000, तो डिमांड बढ़ गई 10,000 की। अब अगर सीआरआर कम होगा, ठीक है, या सीआरआर ज़्यादा हो, ये रिजर्व रेशो का खेल कैसे अब आरबीआई देखता है, वो फिर से हम कहाँ देखेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी में। अब जो मनी मल्टीप्लायर और रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है, रिजर्व रेशो होता है, इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन मतलब अगर रिजर्व रेशो बढ़ा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। इसका मतलब जितना आरबीआई रिजर्व रेशो को बढ़ाएगी, मनी मल्टीप्लाई उतना कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, अगर यहाँ पे हमने 10% रखा था, अगर यही 20% रिजर्व रेशो होता तो ये 1/20%। इसी को हम कहते हैं 1/20 इंटू 100। सो 0 0 2 1 और 2 2, तो इसका मतलब इस वक्त सिर्फ 5% होता। अगर M0 इस वक्त 1000 होता, तो 5 टाइम्स के हिसाब से जो मनी मल्टीप्लाई होता वो सिर्फ 5000 का होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 टाइम्स हुआ 10,000 का हो गया। सो यहाँ पे रिजर्व रेशो कम करने, रिजर्व रेशो बढ़ाने की वजह से मनी मल्टीप्लाई कम हुआ, मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू कम हो गया। तो आरबीआई ने जो 1000 रुपये इस वक्त इकॉनमी में डाला, सिर्फ 5000 बना वो, लेकिन जैसे ही रिजर्व रेशो कम रखा, 10% रखा, तो तब 10 टाइम्स बढ़ा और वो 10,000 बन गया। अब अगर फिर से 10% से भी कम रखे, जैसे 5%, सो 5% अगर रिजर्व रेशो है, दैट मीन्स 1/5%, वो होता है 1/5 इंटू 100, 5, तो इसका मतलब 50 टाइम्स। ठीक है, 50 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा मनी। इसका मतलब अगर यहाँ पे आरबीआई 1000 रुपीज़ इंड्यूस करती है, तो 50 टाइम्स कितना बनता है? 50,000 रुपीज़ इसका बनेगा। ठीक है, इस तरह बैंकिंग जो है क्या करती है? बनाती है। ठीक है, बनाती है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप किसको? मनी मल्टीप्लायर और रिजर्व रेशियो का क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होती है इन दोनों की। ठीक है, so we have inverse relation between what? Money multiplier and reserve requirement. Okay, now you have got the meaning of inverse relation. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर जब बढ़ेगा तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास रिज़र्व रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, और अगर हमें मनी मल्टीप्लायर को कम करना है तो हमें रिज़र्व रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो आप इसमें मनी मल्टीप्लायर में आपने क्या देखा कि मनी सप्लाई कैसे चेंज होती है। आरबीआई सिर्फ 1000 रुपीज़ इंड्यूस करता है और रिज़र्व रिक्वायरमेंट से
वो उस 1000 रुपये को मॉनिटर कर सकता है कि इस 1000 रुपये से हमें कितनी डिमांड बनानी है, और वो रिज़र्व रिक्वायरमेंट को चेंज करेगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से उसको डिमांड इकॉनमी में पैदा करनी होगी। ठीक है। सो ये खेल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। सो यहीं पे आप समझिए कि इस रिज़र्व रिक्वायरमेंट से बेस मनी पे क्या असर पड़ता है, वो आपको समझ आएगा किससे, मनी मल्टीप्लायर से। अब आप फिर से इस डेफिनेशन को देखिए, आप देखिए कितना आपको अब इस डेफिनेशन से समझ आता है। मनी मल्टीप्लायर shows the increment in money supply as the result of unit increase in base money। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हुआ मनी सप्लाई में, किसकी वजह से, इंक्रीज इन बेस मनी। और अगर रिजर्व रेशो 10% है तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ किसमें, मनी सप्लाई में, एज ए रिजल्ट ऑफ ₹1000 इंक्रीज इन बेस मनी। ठीक है, ये है मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। ठीक है। नाउ यहाँ तक हमने देख लिया है, फिर से हम यहाँ पे ज़रा मनी सप्लाई को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई को यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ समझिए, अगर मनी सप्लाई के एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं, M0, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, M0 में क्या आता है, ये हाई पावर्ड मनी होता है जिसमें कैश आता है। ठीक है, और RBI डायरेक्टली इसको रेगुलेट करके मनी सप्लाई डायरेक्ट कंट्रोल करती है। M1 में क्या आता है, M1 को हम नैरो मनी भी कहते हैं। ठीक है, और नैरो मनी का मतलब जो हम यूज़ करते हैं एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, M3 क्या है, M3 है ब्रॉड मनी, जो हम यूज़ करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर हम देखें M0 में क्या क्या आता है, M0 में आता है करेंसी प्लस डिपॉजिट्स विथ RBI। ठीक है, एंड अदर डिपॉजिट्स। M1 में क्या क्या आता है, M1 में आता है करेंसी, ठीक है, हार्ड कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। M2 में क्या आता है, इसमें आता है M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, M3 में क्या क्या आता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स, एंड M4 में क्या क्या आता है, M3 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, ये है पूरी मनी सप्लाई जो रेगुलेट करता है RBI। और इसके बाद हमने मनी मल्टीप्लायर को देखा, जिसकी वैल्यू होती है M3/M0। ये डेफिनेशन है कितना चेंज होता है मनी सप्लाई में, इंक्रीमेंट ड्यू टू इन बेस मनी। और अगर वैल्यू फाइंड करनी है देन मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/रिजर्व रेशो। ठीक है, तो ये मनी सप्लाई होती है। और मनी सप्लाई होती क्या है, मनी सप्लाई इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अंडर वेरियस फॉर्म्स होल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई थिंक यहाँ पे दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में अब तक। पहली चीज़ जो है इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड सेकेंड इज़ मनी सप्लाई। ठीक है, अब हमारा तीसरा स्टेप जो है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका ये मेजरली पेपर है और जिसका हम वेट कर रहे हैं। तो फिर से हम देखते हैं, एक रिवाइज मार लेते हैं हर एक चीज़ का, किसके लिए, ताकि हम मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरह समझें। हमने पहले इन्फ्लेशन उठाया, इन्फ्लेशन को हमने देखा परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जिसमें एवरेज प्राइस लिया जाता है और उसी एवरेज प्राइस को हम जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। इसमें दो तरीके के इंडेक्सेस होते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर करेंसी, अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी गिर रही है, परचेजिंग पावर गिर रहा है,
डिमांड गिर रही है। वो कैसे होता है? जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, परचेजिंग पावर बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, और उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है? जैसे ही प्राइस ऑफ ए कमोडिटी या गुड बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और डेवलपमेंट हम देखते हैं। फिर हमने देखा इन्फ्लेशन एनकरेजेस प्रोड्यूसर एज प्रोड्यूसर टेंड्स टू प्रोड्यूस मोर, एंड इन्फ्लेशन डिस्करेजेस कंज्यूमर एज कंज्यूमर टेंड्स टू परचेज लेस। उसके बाद हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की, जो इंडिया ने अपनाई 2016 में। इसमें क्या करना है? इन्फ्लेशन को हमें इस ब्रैकेट के बीच में रखना है, और ये जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। और आरबीआई ये जिम्मेदारी कैसे करता है पूरी? उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। 4 ± 2% के बीच में हमेशा इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। उसके बाद अगर इन्फ्लेशन हो तो आरबीआई क्या करेगा? डिस इन्फ्लेशन का काम करेगा, और अगर डिफ्लेशन हो रहा है तो आरबीआई री इन्फ्लेशन का काउंटर एक्शन करेगा। उसके बाद हमने ग्राफ डिस्कस किया कैसे इन्फ्लेशन होता है, फिर आरबीआई आता है और डिस इन्फ्लेशन की पॉलिसीज़ लाता है। उसके बाद डिफ्लेशन होता है और कैसे री इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई पॉलिसी लाती है। अगर आप ये सिमिलर है, जिसको आप ट्रेड साइकिल की तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेड साइकिल भी ऐसे ही वर्क करता है। उसके बाद हमने मनी सप्लाई को देखा। तो इंडिया में हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को फोकस में रख के मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, जिसकी ये 4-5 मॉनेटरी एग्रीगेट्स है, ठीक है। और मनी सप्लाई कैसे होती है? इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 और आरबीआई एक्ट 1934 के ज़रिए होती है। उसके बाद मनी सप्लाई क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अंडर वेरियस फॉर्म्स हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो इसके बाद क्या है? बेस मनी, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। और इसमें क्या है? M0 से जब हम M4 की तरफ चलते हैं तो लिक्विडिटी कम होती, ठीक है। M0 में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है और M4 में सबसे कम लिक्विडिटी है। M0 में क्या क्या आता है? M0 में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, हाई पावर्ड मनी है, इसमें आता है करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। नैरो मनी M1 को कहते हैं। ये क्या करता है? मनी सप्लाई अवेलेबल फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या क्या आता है? कैश, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट विथ एंड अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। M2 में क्या आता है? पूरा M1 आता है प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। ब्रॉड मनी में क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। दोनों चीज़ें इसमें होती है, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे आता है? बिकॉज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। उसमें क्या होता है? हम स्टोर ऑफ वैल्यू करते हैं करेंसी का, ताकि फ्यूचर में वो हमें काम आए विद एन इंक्रीमेंट, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होता है, क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स है। स्टोर ऑफ वैल्यू क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स है। M3 क्या है? ब्रॉड मनी है, जिसमें क्या आता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। और M4 में क्या आता है? पूरा M3 और टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे हमने देखा एक शॉर्ट में M4 में क्या क्या आता है? M3 प्लस टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस। M3 में क्या क्या आता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। M1 में क्या आता है? कैश, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। उसके बाद हमने देखा करेंसी की मिंटिंग और प्रिंटिंग कहाँ कहाँ होती है। उसके बाद हमने मनी मल्टीप्लायर को समझा। मनी सप्लाई कितनी बढ़ सकती है विद एन इंक्रीज इन बेस मनी, जो कि यहाँ पे हमने समझा। फिर हमने समझा एक स्पेशल केस को, जब आरबीआई इंड्यूस करती है 1000 रुपीज़ इकॉनमी में, उसका इफ़ेक्ट कितना होता है। अगर रिज़र्व रेशो 10% रख रहा है आरबीआई, तो इसका मतलब 10 टाइम्स का इंक्रीज़ होगा। 10 टाइम्स का इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब जो 1000 रुपीज़ आरबीआई ने इंड्यूस किया है, उसका 10,000 बन जाएगा। इसका मतलब 10,000 की इनकम जनरेट होगी, 10,000 की डिमांड होगी, ठीक है। 10,000 बन गए इस 1,000 रुपये के। फिर हमने देखा मनी मल्टीप्लायर और रिज़र्व रेशो का इन्वर्स रिलेशनशिप है। मनी मल्टीप्लायर अगर बढ़ रहा है तो रिज़र्व रेशो कम रखना पड़ेगा, और अगर मनी मल्टीप्लायर को कम करना है तो रिज़र्व रेशो को इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ गई होगी, कुछ चीज़ें सेंस बनाना शुरू कर दी होगी, आप इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, M0 M1 के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो गए होंगे। अगर कंफर्टेबल हो रहे हैं आप टर्म्स के साथ तो ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे जब हम अब मॉनेटरी पॉलिसी को स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, फिर सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में चलेगी और हर एक चीज़ सेंस बनाना शुरू होगी। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।